हिंदी साहित्य का इतिहास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। विगत दिनों में मैंने कुछ हिंदी का स्वरूप बताया है, साहित्य का स्वरूप बताया है। साहित्य किसे कहते हैं? पाश्चात्य एक विद्वान हुए हैं जॉन मिल्टन। साहित्य क्या है? जीवन का प्रतिफलन है। यदि आप लिखना चाहें उनकी एक परिभाषा, तो बहुत बड़ी परीक्षा के लिए आपको बहुत काम आ सकती है। नेट जीआरएफ में तो बिल्कुल आपके लिए वो परिभाषा पूछी ही जा सकती है। साहित्य क्या है? जीवन का प्रतिफलन है। साहित्य जीवन का प्रतिफलन है। कौन कह रहे हैं? जॉन मिल्टन। इसका मतलब क्या है? इसको मत देखना आप अभी, है ना, इसको हम बाद में आपको बता देंगे। लेकिन मैं पिछली बातों को दोहरा रहा हूं। जो पहले मैंने हिंदी का स्वरूप बताया था, उसके बाद साहित्य के स्वरूप को बताया था। साहित्य क्या है? वैसे साहित्य को इनकी परिभाषा में देखें तो जीवन का प्रतिफलन है। जिस प्रकार से हम साहित्य को देखते हैं, जिस दृष्टि से साहित्य को देखते हैं, वही नजर हमारी साहित्य पर बनी रहती है। अब जिस भावना से हम साहित्य को देखते हैं, वैसे साहित्य शब्द का अर्थ क्या है? सहित, जहां हित की भावना हो, कल्याण की भावना हो। अब साहित्य वही हो सकता है जिसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए कल्याण छुपा हुआ, हित छुपा हुआ है, वही साहित्य कहा जा सकता है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन जैसी। जिसकी जैसी भावना रहती है, प्रभु की मूर्ति वैसी ही दिखती है। भावना के अनुसार भगवान भी भिन्न भिन्न दर्शन देते हैं। अब साहित्य क्या है? हम साहित्य को समझते क्या हैं? तो ये जॉन मिल्टन कहते हैं, वही परिभाषा जैसे तुलसीदास जी ने कही है, तो वही परिभाषा जॉन मिल्टन कह रहे हैं कि साहित्य जो है जीवन का प्रतिफलन है। देखो मैंने साहित्य लिखा है तो आप इसको समझ लीजिए, है ना। साहित्य इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कम समय में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकूं। यदि मैं लिखते चलूं कि साहित्य इतना, तो जो लोग 2 घंटे में बताते हैं उसको हम आधे घंटे में बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपका समय भी बचेगा, स्मार्ट स्टडी भी हो जाएगी। इसलिए ध्यान से रखना, ध्यान से समझना, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई दूसरी कक्षा का विद्यार्थी है या जिसको हम वर्णमाला पढ़ाना प्रारंभ कर रहे हैं। आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके लिए भी तैयार होना चाहिए। कहाँ पर हम शॉर्ट तरीका ले रहे हैं, कहाँ पर हम, और जहाँ शुद्ध की बात होगी वहां बिल्कुल शुद्धता के साथ चलेंगे, आपको बता दिया जाएगा। आप बिल्कुल घबराएं नहीं, है ना। अब साहित्य कैसे लिखते हैं, तो ये तो कोई नई बात नहीं कि साहित्य कैसे लिखते होंगे, है ना। ये तो आप सभी जानते भी होंगे, समझते भी होंगे। तो आप साहित्य को जब समझ रहे हैं तो साहित्य लिखना तो स्वाभाविक है। तो साहित्य क्या है? जीवन का प्रतिफलन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, जॉन मिल्टन की, पाश्चात्य विद्वान हुए हैं। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं काम आ सकती है। रही बात, अब दूसरा जो हम यहां पर प्रारंभ कर रहे हैं, ये लिख दिया सबने, वो लिखो इसको, है ना। अब तीसरा जो हमारे पास शब्द था वह है इतिहास। इतिहास। अब इति शब्द का पहले हम अर्थ लेते हैं। तो इति शब्द का जो अर्थ है उसका मतलब है ऐसा, और दूसरा अर्थ उसका है समाप्त। पहला अर्थ है ऐसा, समाप्त। और हा शब्द का अर्थ जो है वह है निश्चित। निश्चित ही। और आ शब्द का अर्थ जो है वह है हुआ।
अब ध्यान से समझिए। इति मने ऐसा या समाप्त, आस मने निश्चित ही, हा मने निश्चित ही, और आस मने हुआ। ठीक है ना। अब आप बोलेंगे इसका जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, तो समझो। इसका जो अर्थ है ऐसा निश्चित ही हुआ। इतिहास शब्द का शाब्दिक जो अर्थ है ऐसा निश्चित ही हुआ। अब कब हुआ है, ये इति शब्द आपको पहले बता रहा है जो समाप्त हो चुका है, जो अतीत में जो कुछ घटनाएं घट गई हैं उनका जो हम क्रमबद्ध इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं वो ऐसा बिल्कुल निश्चित ही हुआ है। वो झूठी खबर नहीं फैला रहे हैं आपके पास कि ऐसा हुआ था, बिल्कुल कपोल कल्पना में चले गए कि कोई अपनी मनगढ़ंत कहानियां बता रहा होगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा निश्चित ही, ये जो है उस पर जोर डाल रहा है कि ऐसा निश्चित ही हुआ है। इस सत्यता को प्रकट कर रहा है कि ऐसा निश्चित ही हुआ है। इसे जो है इतिहास कहा जा सकता है। इसी श्रृंखला में आगे चल करके इतिहास की कई लोगों ने, कई विद्वानों ने परिभाषाएं भी दी हैं। अब परिभाषाएं दी हैं तो उनको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। पहली जो परिभाषा दी है, हम आपको हेरोडोटस के बारे में बताते हैं। हेरोडोटस क्या है, उनके बारे में विशेष जानकारी क्या है। वो इतिहास के जनक हैं, विश्व इतिहास के जनक हैं। उनकी पुस्तिका भी है, हिस्टोरिका, प्राचीनतम पुस्तिका, ठीक है ना। और उन्होंने इतिहास के बारे में एक परिभाषा दी है, क्योंकि परिभाषा के माध्यम से हम किसी भी चीज को आसानी से समझ सकते हैं। और हर किसी चीज की पहले परिभाषा ढूंढो। जब तक हम किसी चीज की परिभाषा नहीं जानते तब तक हम उस विषय को भी जानना बहुत दुरूह लगता है, मुश्किल लगता है, कठिन लगता है। तो अभी हम आपको हेरोडोटस के बारे में बताते हैं, उसकी परिभाषा भी आपको बता देते हैं। अब ये हेरोडोटस जो हैं ये विश्व इतिहास के जनक हैं। इतना लिखना छोड़ दीजिए, कौन है क्या है, आपके लिए इतना ही यहाँ पर विशेष है। इन्होंने जो परिभाषा दी है साहब, वो है सत्य घटनाओं का सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। अब देखिए, सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। यहां पर भी क्या निकल के आ रहा था अर्थ, कि ऐसा निश्चित ही हुआ है। तो यहां पर हेरोडोटस कह रहे हैं कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। सत्य घटनाओं का जो क्रमबद्ध अध्ययन है वही इतिहास है। ठीक है ना। अब दूसरी जो परिभाषा देखो, 5-6 परिभाषा हम आपको बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। हम एक एक परिभाषा को बारीकी से देखेंगे, हर एक विषय को बारीकी से देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम आपके लिए विशेष जितनी भी पुस्तकें हैं, डॉक्टर नगेंद्र हो गए, रामचंद्र शुक्ल हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, बच्चन सिंह हो गए, जितने भी हैं
उन सब के इतिहासकारों का बिल्कुल एक निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत हम करेंगे और आपको परीक्षा में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन हाँ, इतना ध्यान देना जरूरी होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके लिए जो ये परीक्षा है बिल्कुल हलवा हो जाए। एक बार विश्वास करके देखिए, क्योंकि विश्वासम फलदायकम, जब विश्वास आप करोगे तो अपने आप ही आपको फल प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो विश्वास सबसे बड़ा होता है विश्वास। आप एक बार विश्वास करके देखिए, उच्च गुणवत्ता के साथ हम आपके लिए बिल्कुल विशेष रूप से जो आपके लिए नेट, जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिल्कुल जो इतने मद्देनजर में रखते हुए भी कि छोटी परीक्षाओं में क्या आएगा, बड़ी परीक्षाओं में क्या आएगा और इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, उस प्रकार से विशेष तैयारी हम आपसे करवाने वाले हैं। तो आप बिल्कुल निष्फिक्र होकर के, बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप पढ़ाई प्रारंभ करिए और इन बातों को ध्यान रखिए कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है और उनका हमको अध्ययन करना है। आपने एक बार लिख लिया तो उसका बार बार अध्ययन करो, रिवीजन करो, अभ्यास करो, क्योंकि बिना अभ्यास के अनाभ्यासे विषम विद्या, बिना अभ्यास के विद्या जो है विष के समान हो जाती है। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा, परीक्षा में निकल गए, अब परीक्षा में कंफ्यूजन हो रहा है कि ए था कि बी था कि सी था कि डी था, क्या होगा, पढ़ा तो है, लेकिन छोड़ देते हैं, ले लगा दिया, जय माता दी, ए पर लगा दिया, आंसर था सी। तो बन गया विष के समान कि नहीं। इसलिए अनाभ्यासे विषम विद्या, इसलिए लगातार, इसलिए है ना, भाषा क्या है, अर्जन की शक्ति है और कर्मबद्ध, लगातार सीखना हमको चाहिए। इसलिए अभ्यास हमारा बना रहे तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहना। तो हेरोडोटस क्या कहते हैं, सत्य घटनाओं का कर्मबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। अब दूसरे विद्वान हमारे पास हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत अच्छी परिभाषा उन्होंने दी है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल आप पढ़ ही रहे हैं और रामचंद्र शुक्ल के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। ये परिभाषा मैंने उनकी यहाँ पर लिखी है, तब तक आप इसको भी देखते रहे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, पहले इनको देखिए आप, है ना, क्योंकि वो बड़ी परिभाषा थी इसलिए मैंने लिख दिया है, क्योंकि एक भी अक्षर इधर उधर न हो, इसलिए हमने वहां लिख दिया है आपको। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, इनकी जो परिभाषा है ये क्या कहते हैं, मानवीय प्रवृत्तियों की खोज ही इतिहास है। मानवीय प्रवृत्तियों की खोज ही इतिहास है। अब मानव की क्या क्या प्रवृत्तियां हैं, उनका जो अध्ययन किया जा रहा है, खोज की जा रही है, वही इतिहास है। आदिकाल में हम क्या थे, भक्ति काल में क्या हो रहा है, रीति काल में क्या हो रहा है, आधुनिक काल में क्या हो रहा है, ये जो प्रवृत्तियां हैं, मानवीय जो प्रवृत्तियां हैं, उनकी खोज करना ही इतिहास है। केवल ऊटपटांग बात बता दी कि वो इतिहास हो सकता है, नहीं। जो हमारी प्रवृत्तियां रही हैं, हमारी क्या क्या प्रवृत्तियां रही हैं, कितना उस पर विकास हुआ है, वही जाकर के इतिहास बनता है। तो HP द्विवेदी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी मानवीय प्रवृत्तियों की खोज ही इतिहास है, इस प्रकार से बताते हैं। तो ये भी लिख दिया होगा, ये भी लिख दिया होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं। हेरोडोटस, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दो परिभाषाएं आपको हो गई। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए समझिए। उसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह,
डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कह रहे हैं? देखिए, अतीत की अतीत की घटनाओं के अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन ही इतिहास है। बच्चन सिंह क्या कह रहे हैं? अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन ही इतिहास है। अब देखो, परिभाषा तो वही होगी सेम लगभग, लेकिन अपना अपना तरीका है और परीक्षा में यही पूछा जाता है कि उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या कहा है। तो अब यही कथन कारण वाले प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब ये नहीं पूछा जा रहा कि बच्चन सिंह की कौन सी रचना है, दूसरा इतिहास किसकी रचना है, ये नहीं पूछा जा रहा है। अब यही कथन पूछे जा रहे हैं, ये किसने कहा। और परीक्षा में गए, हम तो बच्चन सिंह को पढ़ तो गए, लेकिन वहां रचनाएं पढ़े। रचनाएं भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, ये नहीं कह रहा हूं कि रचनाएं नहीं पढ़नी है, लेकिन पढ़नी है। लेकिन उनके बारे में उन्होंने क्या कहा है, हम पहले इतिहास के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन ही इतिहास है। अभी आपको याद करने की बात है और परीक्षा तक आपके अंदर वो कैसे रहे, आपके मस्तिष्क में कैसे रहे। तो देखो, अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन, दो शब्द याद रख लिए यहां पर, मूल्यांकन और उपयोगिता। उपयोगिता का मूल्यांकन थोड़ा बहुत रखिए याद, इनको समझिए, पढ़िए, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से कीवर्ड बना लीजिए। तो उपयोगिता और मूल्यांकन 1000 परिभाषाएं भी लिख दी जाएं तो आप इनको कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे जैसे इन्होंने कहा, सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है, मानवीय प्रवृत्तियों की खोज ही इतिहास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रखे हैं। तो ऐसे ऐसे एक एक कीवर्ड हमको भी परीक्षा की दृष्टि से अलग से शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। पहले इनको क्रमबद्ध लिखिए, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाइए, कीवर्ड बनाइए। परीक्षा देखो कैसे परीक्षा नहीं निकलती आपकी, है ना। इस तरीके से आप तैयार करिए। तो बच्चन सिंह, हेरोडोटस, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आपके सामने हम लाते हैं डॉक्टर नगेंद्र को। अब नगेंद्र क्या कहते हैं जरा सुनो। इन्होंने जो है लगभग रामचंद्र शुक्ल के परिभाषा को चरितार्थ किया है, लेकिन उनकी परिभाषा भिन्न है। अब लगभग मिलती जुलती है, तो कैसी है जरा देखो। डॉक्टर नगेंद्र है ना, ये क्या कहे हैं, बदलती हुई अभिरुचियों का बदलती हुई अभी अभिरुचियों का बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है। बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है। ये शॉर्ट है।
ठीक है, इसको लिख लीजिए। बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है। फिर आगे क्या लिखे हैं, जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। देखो नगेंद्र क्या कह रहे हैं, बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। अब रामचंद्र शुक्ल देखो, हम उनकी परिभाषा लिख चुके हैं यहाँ पर, वो भी ये कह रहे हैं, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है ना। अब यही कह रहे हैं कि बदलती हुई जो अभिरुचियां हैं, बदलती हुई जो चित्तवृत्तियां हैं, वो साहित्य इतिहास तो कहलाता है, लेकिन उसका सीधा संबंध जो है आर्थिक क्रियाओं से है। आर्थिक दृष्टि से इन्होंने देखा है, जितना डेवलपमेंट होगा उतना विकास होगा, विकास होगा तो आर्थिक क्रिया बढ़ेगी, है ना। तो ये आर्थिक क्रिया के माध्यम से, तो अब देखो नगेंद्र याद करना सरल हो गया कि नहीं, जहां आर्थिक क्रिया आ जाए समझ लो कि वहां नगेंद्र है ना। जहां आर्थिक, इतनी परिभाषाएं याद रहे बहुत अच्छी बात है, कहीं आप पढ़ाओगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना भी याद रहेगी परीक्षा की दृष्टि से कि आर्थिक क्रियाओं से है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। तो कौन कह रहे होंगे, नगेंद्र कह रहे हैं। तो इस प्रकार से नगेंद्र क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, तो ये बात हमें जरा ध्यान से सुनना है और समझना भी है, ठीक है ना। तो नगेंद्र की ये परिभाषा आपके चित्त में, मस्तिष्क में हमेशा के लिए आनी चाहिए। बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है, ठीक है ना। अब दूसरी जो हम परिभाषा देने जा रहे हैं वह है राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम, देखो इनके कथन भी पूछे जाते हैं, मैं इस प्रकार से आपके पास परिभाषा ला रहा हूं जो कहीं ना कहीं कथन के रूप में पूछे भी गए हैं, और आगे आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं वहां भी ये पूछे जाएंगे। डॉक्टर नगेंद्र हर जगह पूछे जाते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हर जगह पूछे जाते हैं, बच्चन सिंह हर जगह पूछे जाते हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी हर जगह पूछे जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का कहना ही क्या है, ये मोस्ट है, तो हमने उनको अंतिम में रखा है कि चलो बाद में उनके लिए चर्चा कर देंगे, किस प्रकार से हम रामचंद्र शुक्ल के बारे में समझें, उनके प्रति कैसी सोच रखें अपनी, और किस प्रकार से उनके जो इतिहास ग्रंथ है उसका कैसे हम अवलोकन करें, है ना। इस प्रकार से हम सबका निचोड़ लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो अब रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कह रहे हैं, उनका एक इतिहास ग्रंथ का नाम है ना, हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास, संवेदना का इतिहास। तो कब है, 1986 में। तो अब जाकर के उन्होंने क्या परिभाषा दी है, देखो, कवि का काम यदि राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी आपके समक्ष हमने रख दी है। अब ये क्या कह रहे हैं, इनकी परिभाषा क्या है, ये कह रहे हैं कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर को, देखो कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर को, ईश्वर के
कर्मों को, ईश्वर के कर्मों को या कामों को, है ना, ईश्वर के कर्मों या कामों को न्यायोचित ठहराना है। न्यायोचित, है ना, न्यायोचित ठहराना है। कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कर्मों या कामों को न्यायोचित ठहराना है, ठीक है, तो साहित्य के इतिहासकारों का काम है, तो साहित्य के इतिहासकारों का काम है, इतिहासकारों का काम है कवि के कर्मों को साहित्य के कर्मों को साहित्य की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना, ये आपकी परिभाषा दे रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब ध्यान से सुनना और समझना भी इसको। रामस्वरूप चतुर्वेदी कह रहे हैं, लंबी चौड़ी परिभाषा तो दी है, लेकिन इनका क्या कथन है, क्या कहना है, कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कर्मों को या कामों को न्यायोचित ठहराना है, कवि का जो काम है वो ईश्वर के कर्मों को या कामों को न्यायोचित ठहराने की, ईश्वर करते क्या है, ये ईश्वर का काम क्या है, वो न्यायोचित ठहराना है, किसी को अंधविश्वास न लगे, न्यायोचित हो, ये कवि का काम है। तो जो साहित्य के इतिहासकार हैं, जो साहित्य को लिखने वाले हैं, जो साहित्य की समझ करने वाले हैं, उनका भी काम बनता है साहब कवि के कर्मों को साहित्य की विकास प्रक्रिया में, जिन्होंने साहित्य का जो विकास चल रहा है उसकी प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना। यानी कि कवि का काम है ईश्वर के कर्मों को न्यायोचित दिखाना, और उन कवियों के बारे में जो लिख रहे हैं, जो इतिहासकार हैं, उनका यही कर्तव्य होना चाहिए कि उनके कर्मों को इतिहास की प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना, उनके साथ भी न्याय हो, ईश्वर के साथ भी ईश्वर क्या कर रहा है वो ये कवि का कर्म होना चाहिए, और कवि क्या क्या कर्म कर चुके हैं ये इतिहासकार का कर्म होना चाहिए। अब इतिहासकार कवि नहीं हो सकता, कवि ही इतिहासकार नहीं हो सकता, है ना, ये भी आगे जाकर के हम बिल्कुल विस्तार से आपको बताने वाले हैं। इतिहासकार, कोई लेखक ऐसे हैं जो केवल इतिहासकार हैं, कोई ऐसे हैं जो कवि हुए हैं, कोई ऐसे हैं जो केवल आचार्य ही सीमित रहे हैं। तो ये आप बिल्कुल हिंदी साहित्य के इस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, और जो हमारा चैनल है हिंदी गुरुकुल बाई केशव खंडूड़ी, है ना, तो आप भी सजेशन दे सकते हैं कि हम उस चैनल का नाम क्या रखें। आपका अपना चैनल होने वाला है, और आप बिल्कुल निष्फिक्र होकर के, बेफिक्र होकर के आप उच्चतम तैयारी उसमें कर सकते हैं। बिल्कुल, ये यूट्यूब चैनल आपके लिए तो फ्री है, तो आप उसमें देखिए, है ना, और बिल्कुल इस प्रकार से हम आपके लिए ला रहे हैं।
ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से हमारा बैच प्रारंभ होने वाला है और क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है ना, जिसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ये कह चुके हैं, तो कम से कम 5-7 परिभाषा तो हमने दे चुके हैं। और अंतिम में जो अपरिभाषा की हम बात करने जा रहे हैं वो है रामचंद्र शुक्ल। अब रामचंद्र शुक्ल इतने महत्वपूर्ण है, इतने महत्वपूर्ण है कि साहित्य में इनकी बहुत चलती है। जहां जहां इनकी नजर पड़ी है बस समझो वही उसका पल्लवन भी हुआ है और उसका ह्रास भी हुआ है। तो जैसे रामचंद्र शुक्ल कहते हैं वैसा लगभग लगभग साहित्य में हम मान्यता उनको देते हैं, ठीक है ना। तो आगे जाकर के देखो इनकी एक परिभाषा है, जबकि प्रत्येक देश का, ये रामचंद्र शुक्ल का है ना, रामचंद्र शुक्ल, इनकी ये परिभाषा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। और हम कितना याद करते हैं, बस इतना याद कर लिए कि वहां की जनता, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, भाई इतना ही हमें याद है, इतना ही हम जानते हैं रामचंद्र शुक्ल के बारे में। लेकिन ये देखो ये लंबा चौड़ा कथन है, कहीं से भी बीच से भी पूछा जा सकता है। परीक्षा के पैटर्न बदलते जा रहे हैं, तो कम से कम हमें सरसरी निगाहों के माध्यम से इनको थोड़ा सा समझना है और देखना भी है, ठीक है ना। कहीं कहीं इसको छोड़ दिया और यहाँ से पूछ लिया तो आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य इतिहास कहलाता है। इसको छोड़ दिया और यहाँ से पूछ लिया कि जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। अब यहाँ चित्तवृत्ति जरूर आ रही है, ठीक है ना, जैसे हमने नगेंद्र के बारे में भी कहा था। और यहाँ हम कह रहे हैं कि की वर्ड है आपके लिए, चित्तवृत्ति जहां जहां आ रही है। लेकिन हम साहित्य के विद्यार्थी बनने जा रहे हैं, तो हमको केवल चित्तवृत्ति मात्र याद रखना परीक्षा की दृष्टि से हो सकता है कि आपका 1-2 नंबर ला दे, लेकिन कहीं आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि उनकी पूरी परिभाषा हमको समझाइए, है ना, उस तरीके से कैसे चित्तवृत्ति, तो फिर वहां काम नहीं आएगी ना आपकी। तो काम क्या आने वाला है, देखिए उसको पहले समझ लो। और इसको हम समझ गए तो इतिहास को भी समझ गए। वो इतिहास के बारे में क्या कहते हैं, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। अब जो साहित्य होता है, अब कोई भी देश है, वहां की जनता का संचित प्रतिबिंब होता है। अब जनता क्या करती है, वही वही तो साहित्य होगा, है ना। और प्रत्येक युग में जो है ये चित्तवृत्तियां बदलती रहती हैं। चित्तवृत्तियां बदली तो साहित्य बदला। अब आदिकाल में मार कूट होने लगी तो भक्ति काल में श्लोक शांत भाव से, भक्ति भाव से कहने लगे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन अमल सहज सुख राशि, कहने लगे सबकी, नहीं है नहीं। अब परिवर्तन देखो, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है, ठीक है ना। ये रामचंद्र शुक्ल के बारे में हमें जानना है। ये परिभाषा है, इतिहास की परिभाषा। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है, कहलाता है। और उनकी परंपराओं के साथ, साहित्य के साथ सामंजस्य हमको बिठाना पड़ेगा, तब जाकर के वो साहित्य बन सकता है। कि केवल मानवीय प्रवृत्तियों के साथ ही क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर देखो नीचे देखो, जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक होती है, सांप्रदायिक होती है। अब देखो जो आदिकाल में हम देखते हैं तो अलग थलग पड़े हुए राजा हैं, अपने अपने वहां कोई देशभक्ति नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए पड़े पड़े हैं। तो सांप्रदायिकता फरी पड़ी हुई है।
और राजनीतिक लाभ ले रहे हैं, लेकिन अपने अपने ले रहे हैं। अब राजनीति का स्वरूप आदिकाल में क्या है, राजनीति का स्वरूप भक्ति काल में क्या है, राजनीति का स्वरूप जो है रीति काल में क्या है, अब के स्वरूप में आधुनिक काल में उसका स्वरूप क्या है। तो ये चित्त वृत्तियां जो हैं बदलती जाती हैं, और इन चित्त वृत्तियों का साहित्य के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य इतिहास होता है ना। तो धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती रहती है, तो इसी को हम इतिहास कह सकते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये मानवीय परिवृत्तियों की खोज है, और इनका जो सत्य जो क्रमबद्ध अध्ययन है वही इतिहास कहलाता है, जो हम पहली परिभाषा आपको हेरोडोटस के रूप में दिए हैं कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। तो इतिहास के जो ये परिभाषाएं हैं ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। परिभाषाएं अब बहुत ज़्यादा पूछने लग गए हैं, कथन अब बहुत ज़्यादा पूछने लग गए हैं, तो हमें कथनों को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, लेकिन कीवर्ड के साथ उनको याद भी करना है, जो परीक्षा में हम उसको रिकॉल कर पाएं। समझ रहे? तो इतिहास हो गया। अब जाकर की जो हमारी आगे जो परंपरा होगी, जो आगे हम किस उद्देश्य के साथ चलेंगे, क्या कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिए और समझिए भी, है ना। इन वीडियो को कई बार देखिए और समझिए क्या बोला जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, ठीक है ना। अब आगे जो हम पहले इतिहास का अर्थ देख चुके हैं, इतिहास के अर्थ के बाद लेखन की परंपरा, इतिहास लेखन की क्या परंपरा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इतिहास लेखन की आवश्यकता क्यों, इतिहास लेखन की आवश्यकता क्यों पड़ी है, ठीक है ना। और इतिहास के स्रोत, इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं, कहां से इतिहास है, कहां कहां से चला, क्या क्या हुआ, उसके स्रोत के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। बिल्कुल क्रमबद्ध चलेंगे, ठीक है ना। इतिहास लेखन की पद्धति, क्या क्या पद्धतियां हैं, इतिहास लेखन की पद्धतियां क्या क्या हैं। वर्णानुक्रम पद्धति, है ना, कालानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति, सबसे श्रेष्ठ पद्धति कौन सी है, बताओ तो कौन सी है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, और इसको जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको बताइए। और वैसे तो हम बताते ही आपको जाएंगे, लेकिन ये प्रश्न भी आपके लिए है, सबसे जो इतिहास लेखन की जो सर्वश्रेष्ठ पद्धति है वो कौन सी पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति है, या समाजशास्त्रीय पद्धति है, या विधेयवादी पद्धति है, या वर्णानुक्रम पद्धति है, या कालानुक्रम पद्धति है। इन पद्धतियों में सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ने वाले हैं। उसके बाद काल विभाजन करेंगे, फिर आदिकाल के बारे में चर्चा करेंगे। आदिकाल जो रामचंद्र शुक्ल ने 4 प्रकरणों में उनको बांटा है, बिल्कुल विस्तार उसके साथ चलेंगे। फिर कौन से आदिकाल के बारे में कौन से कवि ने, कौन से इतिहासकार ने क्या क्या कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, डॉक्टर बचन सिंह ने क्या कहा है, नगेंद्र ने क्या कहा है, जिसने भी जो कुछ कहा होगा उनकी बात की खाल उधेड़ते हुए हम आपके समक्ष उनको रखेंगे। आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आप आइए, निश्चिंत होकर के पढ़िए, और उसके बाद देखिए क्या, है ना, 4-5 महीनों में देखिए अपना विकास क्या होता है आपका। बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से लेकर के कहीं भी, क्योंकि साहित्य जो मैंने कहा है ना, प्रतिफलन है, समाज का प्रतिफलन है साहित्य। उसमें हम कितना डूबते हैं, कैसा है, केवल परीक्षा ही पास करना ये हमारा उद्देश्य तो बहुत गौण है, लेकिन मुख्य लक्ष्य हमारे समाज के साथ, क्योंकि सारी परिभाषाएं अब देखें ना, मनोवृत्ति हमारी सारी जुड़ती जा रही है, तो साहित्य को यदि हम उसके साथ जोड़ करके चलेंगे तो हमें तुरंत ही वो समझ आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए समझिए उसको, बार बार इसका अध्ययन करें, कीवर्ड बनाइए, पहले एक नोट्स बनाइए, उसके बाद उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, कीवर्ड लिखिए क्या क्या कहा है,
हजार परिभाषाएं भी होंगी, आप बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है ना? तो जय श्री कृष्ण।